मैं कर्मकांड का विद्यार्थी हूँ और अपनी अज्ञता का मुझे अच्छी प्रकार से बोध है। मुझे खूब पता है कि कर्मकांड में क्या स्थिति किसी व्यक्ति की हो सकती है। अभी आदरणीय प्रोफेसर विनय जी और आचार्य योगेंद्र जी ने राष्ट्र रक्षा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा की। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र के संदर्भ में यदि हम विचार करने लगें तो राष्ट्र के लिए मैं कहूँगा कि 3 शब्दों का समुदाय राष्ट्र है। यदि उनमें से कोई एक भी हट जाए तो राष्ट्र में कहीं ना कहीं न्यूनता होगी, राष्ट्र की परिपूर्णता नहीं होगी। और वह 3 वस्तुएं हैं। एक है भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी का कोई टुकड़ा। दूसरा है भूजन, जमीन तो है किंतु ऐसा स्थान है जहां पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता, जहां कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। तीसरी, उस पृथ्वी पर निवास करने वाले जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, भूजन हैं, उन भूजन की कोई ना कोई संस्कृति है। यदि ये 3 एक साथ मिलती हैं तो किसी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यदि तीनों में से कोई एक भी नहीं है, कोई संस्कृति है, तो बिना व्यक्ति के संस्कृति किसकी होगी? बिना व्यक्ति के संस्कृति ठहर नहीं सकती। बिल्कुल वही स्थिति हो जाएगी सस श्रृंग जैसी, खरगोश के सींग जैसी। शब्द तो हो सकता है किंतु यदि जन नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्तियों के लिए संस्कृति नहीं हो सकती। क्यों? संस्कृति क्या है? व्यष्टि में जो संस्कार हैं, यदि वो समष्टि में चले जाएं तो संस्कृति बनती है, और व्यष्टि नहीं है तो संस्कार नहीं हो सकते, और संस्कार नहीं हो सकते तो समष्टि नहीं होगी। जब व्यष्टि नहीं रहेगी तो संस्कृति भी नहीं हो सकती। इसलिए भूजन और भू संस्कृति, तीनों के समुच्चय का नाम संस्कृति है। और यह तीनों से मिलकर के बनने वाली जो संस्कृति है, जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र के निर्माण के लिए वेद ने कहा कि राष्ट्र कैसे बनता है और राष्ट्र के बनने का प्रयोजन क्या है। व्यास जी इस संदर्भ में एक बात कहते हैं और उन्होंने लिखा, न वै राज्यम न राजासीत न दंडो न च दांडिकः धर्मेण ही प्रजा सर्वा रक्षति स्म परस्परम। एक अवस्था ऐसी थी सर्ग के आरंभ की कि कोई राज्य नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई दांडिक नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, किंतु मनुष्य का स्वभाव है भिन्न भिन्न योनियों में घूम करके इस देह को धारण करता है। कुछ ना कुछ संस्कार उन योनियों के व्यक्ति लिए घूमता है। और इसलिए समाज में जब मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति होती है, किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति सबल है, चाहे वो विद्या से बलवान हो, चाहे वह धन से बलवान हो, चाहे शारीरिक बल से संपन्न हो, यदि किसी भी प्रकार के बल से व्यक्ति संपन्न है तो अपने से निर्बल के ऊपर निश्चित रूप से अपना प्रभाव डालता है, उसको अभिभूत करता है। और यही मत्स्य न्याय है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। किंतु जब किसी समाज में मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति हो तो समाज सुखी नहीं हो सकता। इसलिए उस समाज को सुखी रखने के लिए जो एक व्यवस्था बनी है, तो वह शासन व्यवस्था, किंतु आजकल हमने उसको राष्ट्र को और शासन व्यवस्था को एक दूसरे में समाहित मान लिया, एक दूसरे का पर्याय मान लिया। वेद कहता है कि भद्रम इच्छन्तः ऋषयः स्वर विदस्तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै देवा अभिसन्नमन्तु। कि जो ऋषि लोग हैं, जो विद्वान हैं, ऋषि परमेश्वर के लिए भी कहा गया कि परमेश्वर ने उपदेश दिया कि भद्रम इच्छन्तः, यदि स्वर्ग की इच्छा है, यदि सुख की इच्छा है, भद्र की इच्छा है। भद्र क्या है? भद्रम प्रजा, प्रजाएं भद्र हैं। भद्रः पशवः, पशु भद्र हैं। श्रीर्वै भद्रम, श्री भद्र है। यदि हमारी कामना है, हमारी चाह है कि हमारे पास वैभव हो, हमारी चाह है कि हमारा परिवार बढ़े, हमारी चाह है हमारा समाज बढ़े,
हमारी इच्छा है कि हमारा ऐश्वर्य बढ़े, ये कामना हम करते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि ऋषियों ने क्या किया, तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे। उन्होंने मूल में देखा कि सबका मूल क्या है, कि उसका मूल है तप और दीक्षा। और जहां पर तप और दीक्षा दोनों का समुच्चय हो जाए, दोनों का समाहार हो जाए, तप और दीक्षा दोनों एक साथ हों। यदि केवल कोई तपस्वी है और उसके पास दीक्षा नहीं है, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि हमने तो आजकल दीक्षा को पर्याय बना लिया किसका, जो ट्रेनिंग ले लेता है उसको हम कहते हैं कि इसने दीक्षा ले ली। इसलिए बीएड के विद्यालय, बीटीसी के विद्यालय, प्राचीन काल में, अब तो कॉलेज कह रहे हैं, नहीं तो उन विद्यालयों का नाम भी किसी समय दीक्षा विद्यालय था। जो किसी विषय में ट्रेंड कर रहे थे, दीक्षित कर रहे थे, वो दीक्षा विद्यालय। तो दीक्षा हो व्यक्ति के पास और उसके पास हो तप, दोनों चीजें। और जब दोनों का समुच्चय हो तो क्या हो कि ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम, तब राष्ट्र की उत्पत्ति होती है, राष्ट्र बनता है। अर्थात उन व्यक्तियों के बीच में तप करने का सामर्थ्य, वो तपस्वी हों, और दूसरे जो विचार हैं वो विचार उनके परिपक्व हों। दीक्षा में क्या होता है, वर्ष भर विद्यार्थी पढ़ता है, 2 वर्ष का कोर्स है 2 वर्ष पढ़ता है, 3 वर्ष की डिग्री है 3 वर्ष पढ़ता है, 4 वर्ष के कुछ कोर्स हैं 4 पढ़ता है, और अब तो 5 वर्ष के और 6 वर्ष के कोर्स हो गए। तो उसको पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उसकी एकाग्रता, उसका परिश्रम, उसका तप, उसका अध्यवसाय, और उसके बाद जब परीक्षा देकर के पास हो जाता है तो तब जाकर के कहीं उसको जो कुछ मिलता है, जिस दिन मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो है दीक्षांत। ये बिल्कुल संदर्भ दूसरा हो जाएगा कि मैं वहां नहीं पहुंचता कि वो दीक्षांत कहाँ होता है। सारे देश के विश्वविद्यालयों में दीक्षांत होता है। दीक्षांत का अर्थ है दीक्षा का अंत। किंतु जरा विचार कीजिए कि दीक्षा प्रारंभ भी होती है क्या कभी? अंत किसका होगा? यात्रा आपने प्रारंभ नहीं की और डेस्टिनेशन आ जाए, ये कैसे संभव है? यात्रा प्रारंभ करने के बिना ही आप गंतव्य को प्राप्त कर ले, ये नहीं हो सकता। आज की शिक्षा पद्धति में कहीं दीक्षा नहीं है और दीक्षांत हो रहा है। खैर वो संदर्भ से बाहर है, इसलिए मैं छोड़ता हूं। राष्ट्र के मूल के लिए व्यक्ति में क्या चाहिए? तप चाहिए और दीक्षा चाहिए। दीक्षा क्या है? किसी भी राष्ट्र के नागरिक के अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का सम्यक बोध होना, भली प्रकार से उसको जानकारी होना कि इस राष्ट्र में रहते हुए मेरे राष्ट्र के प्रति कौन कौन से दायित्व हैं। मैं अर्थ का अर्जन करता हूं तो अर्थ का अर्जन करने के पश्चात एक राष्ट्रीय व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में उस अर्थ में से कुछ अंश मुझे सरकार को देना पड़ता है, कुछ अंश मुझे समाज को देना है। किस लिए देना है? क्योंकि समाज और राष्ट्र के सहयोग और सहकार के बिना मैं उस अर्थ का अर्जन नहीं कर सकता था। इसलिए उसकी आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए, उसके रिएम्बर्समेंट के लिए थोड़ा सा जो मुझे अंश देना है वो टैक्स के रूप में देना, जिसे हम कर समझ लेते हैं, टैक्स समझ लेते हैं। तो अपने कर्तव्यों का बोध कि राष्ट्र के प्रति मेरा दायित्व, समाज के प्रति मेरा दायित्व यह है। उस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए इस बात का बोध होना कि राष्ट्र का क्षरण तीनों स्तरों पर हो सकता है। भू के स्तर पर भी क्षरण हो सकता है। जब राष्ट्र की कोई भौगोलिक सीमाएं हैं, उन भौगोलिक सीमाओं को जब कोई पड़ोसी देश कब्जा करने लगे तो भू का क्षरण हो जाएगा, राष्ट्र की क्षति हो जाएगी। इसलिए इस बात का कर्तव्य बोध होना कि अपनी जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उन भौगोलिक सीमाओं की मैं सम्यक प्रकार से सुरक्षा करूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कहीं भी कोताही नहीं बरतूंगा, इस बात का बोध होना और उस बोध के अनुसार आचरण करना, यह है दीक्षा। भूजन समाज में रहते हुए समाज के प्रति क्या दायित्व हैं, अब उन सामाजिक दायित्वों का ठीक प्रकार से पालन करना। अब समाज के प्रति दायित्व क्या है, हम कहीं जानने का प्रयास नहीं करते। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं।
मेरा और आपका अस्तित्व समाज की उपेक्षा करके रह नहीं सकता है। बिना समाज के सहयोग के, बिना समाज की सहायता के मेरा और आप में से किसी का अस्तित्व एक दिन भी नहीं चल सकता। कोई कितना ही संपन्न हो और उसके पिता कितना ही उसे संपन्नता से कहीं भी कितनी बड़ी फीस देकर पढ़ाते हों, आप कितने ही संपन्न हों किंतु कितनी चिकित्सा के पैसे देते हों और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हों, किंतु तब भी समाज का दायित्व, समाज का बोझ आपके ऊपर है। और क्यों है? क्योंकि हम इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि कहीं भी शिक्षा संस्थान बनाने के लिए, कहीं भी हॉस्पिटल बनाने के लिए जो जमीनें चाहे नगर निगम देते हों चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी देती हों, वो कैसी मिलती हैं? उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलती हैं, उन्हें अल्प मूल्य पर मिलती हैं। और उस मूल्य का भुगतान कौन करता है? जो कॉलोनी बन रही होती है, जो नगर बस रहा होता है, जो उपनगर बस रहा होता है, उस नगर में बसने वाले जितने अलॉटी हैं, जो मकान खरीद रहे हैं, जो प्लॉट ले रहे हैं, जिनको मिले हैं, उनको ज़्यादा मूल्य देना पड़ता है, क्योंकि उस सस्ती ज़मीन की कीमत भी उनसे ही वसूली जा रही है जो वहाँ बसेंगे, कि उनके लिए स्कूल की सुविधा है, उनके लिए कम्युनिटी सेंटर की सुविधा है, उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा है। तो वो सारे का सारा उस हॉस्पिटल में इलाज कराने वाला हर व्यक्ति समाज का ऋणी है। किसी भी स्कूल चाहे प्राइवेट क्यों ना हो, उसमें पढ़ने वाला हर बच्चा समाज का ऋणी है। जब समाज के प्रति मेरा ये दायित्व बोध हो जाए, और बहुत पहले डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो इस राज्य के राज्यपाल रहे, उनके भाई डॉक्टर परिपूर्णानंद वर्मा ने एक लेख लिखा था किसी समय। उन्होंने लिखा था, उस समय की स्थिति जो 70 का दशक है, उस समय उन्होंने लिखा था कि एक MBBS के बनाने में कम से कम 2.5 लाख रुपया राष्ट्र का खर्च हो जाता है। जो MBBS फीस दे करके पढ़ रहा है उस पर कम से कम उस समय 2.5 लाख का लिखा था। आज सोचकर देखिए कितना बैठेगा। तो हर व्यक्ति के ऊपर समाज और राष्ट्र का बोझ है, दायित्व है। तो उन कर्तव्यों का बोध होना, और तीसरे जो संस्कृति है, उस संस्कृति को मिटाने के लिए जो अपसंस्कृति है, अपसंस्कृति का आक्रमण अनेक प्रकार से होता है। अपसंस्कृति का आक्रमण कभी कभी तो धर्म प्रचारक करते हैं, कभी कभी हॉस्पिटल के माध्यम से होता है उस अपसंस्कृति का प्रसारण, और कभी कभी राजसत्ता के द्वारा, और कभी कभी बैठे हुए जो वैचारिक लेखक और चिंतक हैं, जिनकी चर्चा प्रोफेसर विनय जी कर रहे थे। NCERT की बुक्स लिखने के लिए बैठा दीजिएगा रोमिला थापर को, बैठा दीजिएगा इरफान हबीब को, बैठा दीजिएगा DK झा को, सारे के सारे क्या लिखेंगे? आक्रमण होगा कि आर्य भारत में बाहर से आए थे। बताया जाएगा कि ऋग्वेद के काल में स्त्रियों की अवस्था 2ym दर्जे की अवस्था थी, गुलाम की तरह स्त्रियां जीवन जीने को मजबूर थीं, और समाज का एक बड़ा वर्ग वो पूरी तरह से पददलित था, उसे अछूत कह करके पुकारा जाता था। और एक नया तर्क देंगे, नया तर्क क्या देंगे? एक बुद्धिजीवी ने दिया, किंतु क्योंकि मेरे बोलने का प्रसंग नहीं था, अवसर नहीं था, कोई विद्वान उत्तर दे रहे थे, तो बीच में टांग अड़ाना अच्छा नहीं होता। कोई बड़ा विद्वान उत्तर दे रहा है, दे, आप बीच में बोलेंगे तो फंस सकते हैं। उत शूद्रे उतारिये उद्धृत कर रहा है, और कहते हैं कि देखो वेद में आर्यों से बाहर शूद्रों को लिखा है। उत शूद्रे उतारिये, शूद्र अलग हैं और आर्य अलग हैं। ये अलग संदर्भ है, कभी बात करेंगे। किंतु इस तरह से समाज को बांटने वाली जो प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, यह प्रवृत्तियां हमारे ऊपर होने वाला सांस्कृतिक आक्रमण है, अपसंस्कृति का बढ़ावा है। और इस अपसंस्कृति के बढ़ने से राष्ट्र का क्षरण होगा, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति के विचार बदलते हैं, जैसे जैसे धार्मिक मान्यताएं बदलती हैं, वैसे ही वैसे राष्ट्र की अवधारणा बदलती चली जाती है। ये 1947 में ये देश देख चुका है। उपासना पद्धति बदली, धर्म की पद्धति बदली, और राष्ट्रवाद बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया, राष्ट्र की मान्यताएं बदल गईं। तो यदि हम राष्ट्र रक्षा करना चाहते हैं
तो वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया जाने वाला हर प्रयास इस राष्ट्र की रक्षा का प्रयास है। समाज को समृद्ध बनाने वाला हर प्रयत्न राष्ट्र रक्षा का प्रयत्न है, और इस देश की भौगोलिक रूप से सीमाओं की रक्षा करने वाला प्रयत्न, चाहे वो सैनिक करे या सीमा पर बसने वाले गांव के किसान करते हों उस कष्ट को सहन करके, वो सारे का सारा राष्ट्र की रक्षा का प्रयत्न है। और इसके अतिरिक्त वेद में बहुत सारे प्रयत्न बताए गए हैं, आप विद्वानों से सुनते रहेंगे। 3 दिन की राष्ट्रीय वेद गोष्ठी में खूब चर्चा हुई, मुझे भी बराबर बोलने का अवसर मिलता रहा, अपनी बात मैंने भी रखी, दूसरे मान्य विद्वज्जनों ने भी रखी। उस सारे में आप विचार जरूर कीजिएगा, और उस विचार का एक सार है, और वह सार है कि ऋषि दयानंद जो बात कह रहे हैं, वो ऋषि दयानंद वह बात कह रहे हैं कि जो शास्त्र से परिपुष्ट है, जो परंपरा से परिपुष्ट है, और ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी तक उसी बात को कहते आए हैं जिस बात को ऋषि दयानंद कहते हैं। और ऋषि दयानंद की उस बात में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ऋषि दयानंद ने पत्र व्यवहार में उल्लेख किया है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैं मनुस्मृति, पारस्करादि गृह सूत्र, इन ग्रंथों के संदर्भ इसलिए देता हूं कि इनका मत जानने के लिए, यदि इनमें से कहीं भी वेद का विरोध है, वेद के विरुद्ध कुछ है, तो मैं उसे अप्रमाण मानता हूं। ऋषि दयानंद केवल वेदवादी है, तो इसलिए वेदवादी दयानंद के मत को स्थापित करना, उसको समग्रता में व्यक्त करना हमारा दायित्व है। ये दूसरी बात है कि मैं भी किसी ऋषि की उत्तराधिकारी संस्था से जुड़ा हूं, किंतु ये दायित्व मैं समझता हूं कि मेरा तो जन्म से दायित्व है, क्योंकि मेरे पिता ने तो मुझे संस्कृत पढ़ाई इसलिए थी कि मैं धर्म का प्रचार करूं, उनका तो प्रयोजन ही यह था। ये दूसरी बात है कि मैं बीच में प्रोफेसर हो गया, काम करता रहा, किंतु मेरा तो प्रवृत्ति निमित्त धर्म का प्रचार था। तो इसलिए दयानंद के उस मंतव्य को, जो वेद का मंतव्य है, जो ईश्वर का मंतव्य है, उसको प्रसारित करना मेरा और आपका उतना ही दायित्व है, और हमारी इन संस्थाओं का उतना ही दायित्व है। हम उसको पूरा कर सकें,